अपने सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स की तरफ आते हैं जो है बीटा ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन तो है अंजाइना के टॉपिक से इरेलीवेंट हो जाती है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे जब हम आएंगे ड्रग्स दैट आर यूज इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जस्ट सपोज दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट कंटेनिंग SA node, AV node and these are bundle branches, Purkinje fibers. तो बीटा ब्लॉकर्स बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर आर वेरी वास्टली प्रेजेंट ऑन द SA node, AV node and myocardium. तो क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स लाइक propranolol block these beta 1 adrenergic receptors on the SA node. When this SA node is blocked, rate of firing is decreased, then the heart rate is decreased. So क्या होगा कि हार्ट रेट कम होगा जिससे हम नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट करते हैं। एबी नोड ब्लॉक होगा तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन डिक्रीज होगी जिसको हम नेगेटिव ड्रोमोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं। और मायोकार्डियम में जब बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गई जिसे हम नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जिसकी वजह होने की वजह से क्या होगा, वर्कलोड ऑफ हार्ट, वर्कलोड कम हो जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यू ब्लॉकिंग ऑफ बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ऑन SA node, AV node एंड मायोकार्डियम। अब क्लिनिकल यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर बहुत वास्ट होते हैं, लाइक दे आर यूज्ड इन वेरियस कंडीशन ऑफ हार्ट, दे इवन हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, एंजाइना, क्रोनिक अटैक्स ऑफ एंजाइना। इसके अलावा देज आर आल्सो यूज्ड इन ग्लोकोमा। ठीक है, इस तरह बीटा ब्लॉकर्स के भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं जो हम जब हम बीटा ब्लॉकर्स को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तब मैं डिटेल से बताऊंगा कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। फिर हम आते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। टॉक्सिसिटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, तो सबसे पहला पॉइंट होता है अपर रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखें कि जस्ट सपोज के दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन अ सेल। अब एक पेशेंट समझे कि बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर है, अगर ये रिसेप्टर सारे ब्लॉक हो गए हैं और जो अंदर न्यूक्लियस है उसके पास कोई सिग्नल नहीं जा रहा, न्यूक्लियस के पास कोई सिग्नल नहीं जा रहा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस को लगेगा कि ऊपर कोई भी रिसेप्टर्स नहीं है। जब न्यूक्लियस को लगेगा कि ऊपर कोई रिसेप्टर्स नहीं है तो न्यूक्लियस विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग मोर रिसेप्टर्स, तो यहाँ पे सरफेस पे और रिसेप्टर्स आ जाएंगे। अब क्या होगा, अगर एक पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर लेना छोड़ देगा तो पहले जो एक्शन हो रहा था इन 6 रिसेप्टर की वजह से वो कम था। ठीक है, मतलब स्ट्रेस होती थी, एसिटाइल कैटाकोलामीन जाते थे और ब्लड प्रेशर 140/90 जाता था। अब जो है रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज कर गया है, अप रेगुलेशन हो गया रिसेप्टर्स की, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल बी शूट। मतलब क्या है कि पेशेंट को कंटिन्यूसली दवाई लेते रहना चाहिए ताकि, क्योंकि अप रेगुलेशन हो गई है, अप रेगुलेशन होने की वजह से नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ गया और देयर विल बी अप रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर या जो भी एंजाइना है। ठीक है, तो मतलब हार्ट एक्टिविटी की अप रेगुलेशन होगी। ठीक है, सेकंड वन इज फटीग। फटीग क्यों हो रही है कि जो ब्लड वेसल होती हैं, स्केलेटल ब्लड वेसल होती हैं, उनमें बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो ब्लॉक हो गए तो मसल्स के पास जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं जा रही, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होती है, उसकी वजह से फटीग होती है। इसके अलावा अदर लाइक डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर्स है ब्रेन में वो ब्लॉक हो गए हैं, इंसोम्निया हो सकता है और कभी डिप्रेशन, और इसके अलावा इम्पोटेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइवा। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अस्थमा, इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं टॉक्सिसिटी के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर, मतलब ज़्यादा फिजिबल ये होगा कि आप इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखें। ठीक
ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटा ब्लॉकर जो है वो डिप्रेशन करवाते हैं, तो अगर एक पेशेंट को पहले से डिप्रेशन है तो ये उस डिप्रेशन को इंक्रीज करेंगे। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना इसका पेरिफेरल वेसोस्पास्टिसिटी, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है वो स्पास्टिक होती हैं, जिसकी तो अगर हम उसको बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो उसमें बीटा 2 मीडिएटेड वेसोडाइलेशन लॉस हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया है और उसको आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो एसए नोड, एवी नोड और मायोकार्डियम की एक्टिविटी फर्दर डिक्रीज होगी और फर्दर ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा 1 एक्टिविटी लॉस हो रही है। डायबिटीज मेलाइटिस एंड अस्थमा। अस्थमा में बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। अगर वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, तो ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, और अगर एक पेशेंट को अस्थमा था तो उसका अस्थमा जो है वो एग्जैजरेट करेगा। तो यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स। अब आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। अब जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस के होते हैं वो क्या यूज करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन होने की वजह से कभी कभी उनको हाइपोग्लाइसीमिक शॉक होता है जो ब्रेन इंपेयरमेंट करवाता है। तो क्या होता है, एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है। स्ट्रेस कंडीशन होने की वजह से क्या रिलीज होते हैं, कैटाकोलामीन्स। अब कैटाकोलामीन्स जब रिलीज होते हैं दे एक्ट ऑन बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन हार्ट, तो क्या होती है पैल्पिटेशन, और बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑन द स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उसके वजह से क्या होते हैं, ट्रेमर्स। अब अगर उसकी वजह से पेशेंट को पता चल जाता है कि उसको वार्निंग मिल रही है कि हाइपोग्लाइसीमिक शॉक है, तो वो कोई कैंडी खा ले, कोई शुगर ले ले, ठीक है। तो अगर तो बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक थे, तो क्या होगा, पैल्पिटेशंस और पैल्पिटेशन नहीं होगी और इसके अलावा ट्रेमर नहीं होंगे, तो वार्निंग साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लॉस हो गया। इसके अलावा बीटा 2 मीडिएटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी, तो पेशेंट फर्दर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और ब्रेन डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह यह है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था बीटा ब्लॉकर्स का, कि वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी जो है उसको कम करते हैं, ऑक्सीजन लोड को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल यूजेज देख लिया और टॉक्सिसिटी में देख लिया कि अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर होती है जब रिसेप्टर देर तक ब्लॉक रहते हैं, फिर जब हम ड्रग को विड्रॉ कर देते हैं तो ज्यादा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, और उस वजह से इफेक्ट भी एग्जैजरेट कर जाता है, और फटीग होती है क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए हैं। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या थी, डिप्रेशन, रेनॉल्ड फिनोमिना, वेसोस्पैज्म है तो बीटा 2 मीडिएटेड वेसोडाइलेशन लॉस होगी, ब्रेडिकार्डिया क्योंकि हार्ट पैक करते हैं, अस्थमा ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर्स ऑन द ब्रोंकियो स्मूथ मसल ब्लॉक, और डायबिटीज मेलाइटिस ड्यू टू लॉस ऑफ वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो अब हमारा है लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो सिंपल है, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो एक्ट करते हैं ओनली हार्ट, तो इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है वेरापामिल। कुछ हैं जो एक्ट करते हैं आर्टेरियोल्स, जिसके लिए आपने एग्जांपल याद रखनी है नेपिडिपिन एंड एम्लोडिपिन जो बहुत कॉमनली यूज होती है। और कुछ हैं जो हार्ट प्लस आर्टेरियोल्स पे यूज होती हैं, जैसा कि डिल्टायाजोल, ठीक है। तो ये है सिंपल क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपको इससे इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें पता है कि ऑल द कैल्शियम जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है ऑन द कैल्शियम इन्फ्लक्स। अगर कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं तो क्या होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह मायोकार्डियम में भी कैल्शियम इन्फ्लक्स की बेस पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एसए नोड, एवी नोड, हर जगह जो कैल्शियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाएंगे। बट कैल्शियम चैनल ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम चैनल जो कि मायोकार्डियम और आर्टरीओल्स में प्रेजेंट होते हैं, कि स्मूथ मसल और मायोकार्डियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और जो नर्व एंडिंग्स के कैल्शियम चैनल होते हैं वो एन पी आर टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, तो वो ब्लॉक नहीं होंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही था कि दे ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स। अब जब ये आर्टेरियोल से कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, आर्टेरियोल से कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए तो आर्टेरियोलर डायलेशन होगी, जैसे हम नाइट्रेट में पढ़ा था। आर्टेरियोलर डायलेशन होने की वजह से क्या होगा, आफ्टर लोड डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से लोड ऑन हार्ट डिक्रीज करेगा और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट
तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह है आर्टेरियोलर डायलेशन हो गई। आर्टेरियोलर डायलेशन होने की वजह से आफ्टर लोड कम हो गया और वर्कलोड ऑफ द हार्ट कम हो गया और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। अब इसके अलावा कैल्शियम चैनल जो कि प्रेजेंट थे एसए नोड पे वो ब्लॉक हुए, तो क्या होगा, नेगेटिव क्रोनोटोपिक इफेक्ट, हार्ट रेट कम। एबी नोड पे ब्लॉक है तो नेगेटिव ड्रोमोटोपिक इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम होगी। और जो मायोकार्डियम पे प्रेजेंट है उसकी वजह से नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो इस वजह से हार्ट की एक्टिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज ब्लड वेसल के थ्रू ही उसकी सप्लाई फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह इसके अलावा हमारे पास आते हैं क्लिनिकल यूजेस। तो क्लिनिकल यूजेस इसमें यही आते हैं कि ये क्रॉनिक अटैक्स में यूज होता है, इसके अलावा हाइपरटेंशन में भी यूज होता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज होता है, ठीक है, और इसके अलावा एरिथमिया में भी यूज होती है। तो ये थे क्लिनिकल यूजेस। टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम चैनल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं तो ये एज इट इज हेडेक करवाएंगे, थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक, क्योंकि मेनिंजियल ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही हैं। फ्लशिंग करवाएंगे क्योंकि फेशियल आर्टरीज जो हैं वो डायलेट कर रही हैं। इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाएंगे क्योंकि वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही और ब्लड जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में पूल हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लाइक कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं क्योंकि स्मूथ मसल की एक्टिविटी कम हो गई है, जीआईटी स्मूथ मसल एक्टिविटी कम हो गई है तो पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा तो कॉन्स्टिपेशन होगी। इसके अलावा नोजिया होगा और इसके अलावा क्योंकि ये हार्ट के ऊपर एक्टेड है, हार्ट की एक्टिविटी कम करवा रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया होगा। तो इस तरह ये है कुछ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रेट्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जब एक पेशेंट नाइट्रेट्स लेता है, नाइट्रेट्स लेने की वजह से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वेसल डायलेट करें जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, एक रिफ्लेक्स मतलब बैरोडिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से मेडुला के थ्रू रिलीज ऑफ कैटाकोलामिन होता है और कैटाकोलामिन जो है वो हार्ट पैक्ट करेंगे, हार्ट पैक्ट करने की वजह से वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होने की वजह से अब देखिए हम हार्ट की एक्टिविटी कम करवा रहे थे और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया के बाद हार्ट की एक्टिविटी ही इंक्रीज कर गई है, तो हमने उस रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रेट्स लेने की वजह से बीपी लो, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, तो हमने बीटा ब्लॉकर दिए। सेकेंडली, ठीक है, तो इस तरह हम नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, मतलब हमने बीटा ब्लॉकर दिए, बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट एक्टिविटी कम होगी, हार्ट एक्टिविटी कम होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो वही बात है कि देयर विल बी रिलीज ऑफ कैटाकोलामिन्स लाइक एड्रेनालिन रिलीज होगी। जब एड्रेनालिन रिलीज होगी तो वो एक्ट करेगी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वेसल्स। जब उस पर एक्ट करेगी तो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड प्रेशर दोबारा इंक्रीज करेगा। बट हम चाहते हैं कि आफ्टर लोड और प्री लोड डिक्रीज हो, तो हमने वेसल को डायलेट होने कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकना है, तो हम क्या करेंगे, उसके बीटा ब्लॉकर के साथ नाइट्रेट दे देंगे टू प्रिवेंट मतलब वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज ना हो। तो दोबारा रिपीट, नाइट्रेट्स लिया, ठीक है, उसकी वजह से वेसल्स डायलेट की तो ब्लड प्रेशर लो हुआ तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हुआ जो प्रेसिपिटेट कर सकता है एंजाइना को, तो हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए। सेकेंडली, बीटा ब्लॉकर जब हम देते हैं, मतलब अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें कि हमने पहले बीटा ब्लॉकर दिए जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट कम हुआ, उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो एड्रेनालिन रिलीज होगी और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगी, जिसकी वजह से वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से दोबारा आफ्टर लोड प्री लोड इंक्रीज करेगा, तो उसको बचाने के लिए हम उसे नाइट्रेट्स देंगे। तो हम एक कॉम्बिनेशन देते हैं आफ्टर इन दोनों का। एंड द लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक तो हमने बता दें कि मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन के लिए ड्रग्स यूज होती हैं लाइक रेनोलाडीन, और लास्ट पे नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकती है लाइक हम एंजियोप्लास्टी हो सकती है या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसे हम कैबेज कहते हैं। तो ड्रग्स की हमने बात कर ली है, तो यहाँ पे हमने कैल्शियम चैनल्स की बात की, क्लासिफिकेशन देख ली, फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया,
फिर हम जैसे क्लिनिकल यूजेस देखे और एंड पे टॉक्सिसिटी, जो कि मोस्ट ड्रग्स की सेम है, जो कि वेसल्स को डायलेट कर रही है। और इसके अलावा कैल्शियम, जो हमारे पेरिस्टालसिस कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और एंड पे हमने देख लिया कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स।